Hi, good evening to all of you. Please like and subscribe the channel. This is the channel VKS टीचिंग एग्ज़ाम और ये सेशन है इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे टीजीटी के और पीजीटी के प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें टीजीटी के सारे राइटर्स के क्वेश्चंस लिए हैं हमने, वो शेक्सपियर हो, जॉन मिल्टन हो, वर्ड्सवर्थ हो, गाल्सवर्दी। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स से कुछ फिगर ऑफ स्पीच और थोड़े बहुत जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मीनिंग से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब किसी ना किसी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम से प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ प्रैक्टिस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड, मतलब पेट्रार्कन सोनेट को और क्या कहा जाता है। तो पेट्रार्कन सोनेट किसके टाइम में आया था? क्या उसको शेक्सपियरन सोनेट कहते हैं? नहीं। जैकोबियन सोनेट बोलते हैं? नहीं। पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं मिल्टोनिक सोनेट को, यानी कि मिल्टन के टाइम में जो सोनेट का पैटर्न था वो पेट्रार्कियन सोनेट के इससे संबंधित था। वैसा ठीक वही पैटर्न था। दैट्स वाई इस पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 1। पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज क्या है? द मिल्टोनिक सोनेट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट आर। सोनेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि सोनेट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं सोनेट के, इससे हम जानते हैं कि ये सोनेट है। तो क्या होता है? सोनेट हाईली पर्सनल होता है, इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग, म्यूजिकल एंड एड्रेस्ड टू समवन। तो सोनेट जो होता है वो किसी को एड्रेस्ड करके होता है, जैसे कि शेक्सपियर का सोनेट जो था वो मोस्टली क्या था? डार्क लेडी और WH को एड्रेस्ड करके लिखा हुआ था उन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने। अब है इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग, तो वो किसी न किसी को डिवोटेड होता है, लव से रिलेटेड होता है, और हाईली क्या होता है? पर्सनल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी सोनेट की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाईली पर्सनल, इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग्स, और क्या होता है? म्यूजिकल एंड एड्रेस्ड टू समवन होता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी लक्षण उसके पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। और पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। पोएटिक लाइसेंस किसे कहते हैं? पोएट्री रिटेन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशन। तो क्या पोएटिक लाइसेंस का मतलब ये था कि इस्टेब्लिश रूल और रेगुलेशन के लिए था, वर्सिफिकेशन के? तो नहीं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। पोएटिक लाइसेंस का विरोध किया था किसने? जॉन मिल्टन ने किया था, जिसके लिए उन्होंने एरियोपैजेटिका लिखा था। उसमें क्या था? वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए था। वो पोएटिक लाइसेंस का विरोध करते थे कि मतलब उसमें क्या है, वो चाहते थे कि कोई भी पोएट अपनी चीज़ों को सही तरीके से लिख सके, उसमें बाउंडेशन ना हो। दैट्स वाई उसे क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस का उन्होंने विरोध किया था उस टाइम, कि कुछ भी लिखने के लिए अपने मन की बात को, अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, करने देना चाहिए। नेक्स्ट है रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, फिर लिबर्टीज़ विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री, और लास्ट है पोएटिक नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो किसी पर्टिकुलर पीरियड के पोएटिक नॉर्म्स के लिए नहीं था। पोएट्री रिटेन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्सिफिकेशन, ये भी नहीं था। उनका क्या था कि लिबर्टीज विथ लैंग्वेज, मतलब कोई भी अपनी भाषा में लिख सके, एंड फैक्ट्स इन पोएट्री, अपनी भाषा में अपने फैक्ट्स को पोएट्री के थ्रू लिख सके। तो इस चीज़ के लिए बाउंडेड नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज़ पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
4 में है हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहते हैं हम लोग? चौसर को कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जॉफरी, GOPHERY, जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर इनका नाम है। तो हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश का होमर भी कहा जाता था और क्या कहा जाता था? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो दैट पर्सन इज जॉफरी चौसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए विल बी द परफेक्ट आंसर। चौसर was known as फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड इंग्लिश होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉर्ट स्टोरी, अ स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी विदाउट। एक स्टोरी जो है किसके बिना कोई स्टोरी के रूप में नहीं प्रेजेंट की जा सकती। तो क्या है? प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, सेकेंड है सीन एंड स्टेज, और थर्ड है सी ऑप्शन है कर्टेन्स एंड डायरेक्टर, और फोर्थ है हीरो एंड हीरोइन। तो हीरो और हीरोइन के बिना भी प्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब एंटागोनिस्ट के थ्रू भी प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई स्टोरी इनके बिना प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन बिना प्लॉट और बिना कैरेक्टर्स के कोई स्टोरी प्रेजेंट नहीं की जा सकती है। तो अ स्टोरी इज़ नॉट स्टोरी विदाउट क्या? प्लॉट एंड यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर्स। यानी कि बिना प्लॉट और बिना कैरेक्टर के स्टोरी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन स्टेटमेंट। दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। तो यहाँ पे क्या है? दो क्लॉज हैं और जब दो क्लॉज एक दूसरे के अपोजिट हों, कॉन्ट्राडिक्ट हों, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली होता है? नहीं, क्योंकि सिमिली में एज और लाइक होता है कंपेयर करने के लिए वर्ड, और दो शब्दों के दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाता है। मेटाफर क्या होता है? इम्प्लाइड सिमिली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ों के बीच में कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं होता है, डायरेक्ट किसी एक को दूसरे के जैसा कह दिया जाता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं और दोनों एक दूसरे के जक्स्टापोजिशन में होते हैं, मतलब अगल बगल में होते हैं। अब बचता है यहाँ पे जहाँ पे एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट या एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के अपोजिट होता है, वहाँ पे हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच एंटीथीसिस, यानी कि दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। वे सेंट की तरह, मतलब संत की तरह बोलते हैं, लेकिन एक्ट कैसे करते हैं? डेविल्स की तरफ। दोनों क्लॉज है और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हैस्टन स्लोली। अब यहाँ पे क्या है? जल्दी जल्दी और धीरे धीरे, और दोनों क्या हैं? एक दूसरे के जक्स्टापोजिट हैं, मतलब नियरेस्ट हैं, और एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो जब कोई दो शब्द एक दूसरे के नियरेस्ट हो, अगल बगल हो, और कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग दे रहा हो, अपोजिट मीनिंग दे रहा हो, एक दूसरे के अगेंस्ट मीनिंग दे रहा हो, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? वहाँ पे हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। अभी मेटाफर का हमने बताया कि ये इम्प्लॉयड सिमिली होता है। एंटीथीसिस में दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट या दो क्लॉज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? जनरली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या डेट को जहाँ पे कॉल किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैस्टन स्लोली का हो जाएगा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स इज। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ क्या है?
नॉन लिविंग चीज़ है। नॉन को क्या किया गया है, लिविंग जैसा एक्ट करते दिखाया गया है। जहाँ नॉन लिविंग को लिविंग जैसा दर्शाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण किसको बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन को। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब डेथ अपना हाथ कैसे किसी किंग के ऊपर वो कर सकता है, डाल सकता है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग को या किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को लिविंग जैसा एक्ट करते दिखाया जाता है। ऑन दैट स्टेटमेंट, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज, या कह सकते हैं द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटेन बाय शेक्सपियर। तो इन्होंने कितने सोनेट टोटल लिखे हुए थे, किसने, शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने। इनके मोस्टली सोनेट्स किसके हैं, डब्ल्यू एच को हैं डिवोटेड, और कुछ सोनेट्स जो हैं इनको इनके डार्क लेडी से रिलेटेड हैं, डार्क लेडी के थीम पे हैं। तो कुल कितने सोनेट इन्होंने दिए थे, 154 सोनेट्स। कितना, 154। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी इन द घोस्ट इन हैमलेट। मतलब कि हैमलेट जो ट्रेजेडी है, ट्रेजिक प्ले है, उसमें कौन है जो कि किंग हैमलेट जो रहते हैं उनके घोस्ट को नहीं देखा था। तो मार्सेलस देखा था, हैमलेट और मार्सेलस साथ में देखे थे, और होरेशियो भी देखा था। किसने नहीं देखा था, गर्ट्रूड ने किंग हैमलेट के घोस्ट को नहीं देखा था। अब गर्ट्रूड कौन थी, तो इस प्ले में, इस स्टोरी में गर्ट्रूड थी यंग हैमलेट की मदर, यानी कि हैमलेट की मदर थी, किंग हैमलेट की वाइफ, जो कि क्लॉडियस से शादी कर लेती है, उसके चाचा से। और हैमलेट की जो वो मदर रहती है, वो उसका नाम क्या था, गर्ट्रूड नाम था उसका, जिसने कि किंग हैमलेट के घोस्ट के, यानी हैमलेट के फादर के घोस्ट को नहीं देखा था इस प्ले में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट। अब उसी हैमलेट का ही है ये कि किंग क्लॉडियस जो है, जो हैमलेट का चाचा रहता है, वो उसके फादर किंग हैमलेट की डेथ कैसे करता है, उसको कैसे मार देता है, उसकी मर्डर कैसे करता है। तो अगर मतलब कहानी की जिसको भी स्टोरी की जानकारी होगी तो वो जानता होगा क्या, बाय स्टैबिंग हिम थ्रू एन एराज, नहीं। क्या वो स्टैब करके मारता है, नहीं। बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग, क्या उनको फांसी देने के लिए आदेश दे के मारता है, उनकी मर्डर करता है, नहीं। बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास, क्या उनकी वाइन की, शराब की ग्लास में पॉइजन डाल के उनको मारता है, नहीं। तो वो कैसे मारता है, ही मर्डर्ड किंग हैमलेट, क्लॉडियस मर्डर्ड किंग हैमलेट बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। ऐसा उसमें दिखाया गया है, दिया है कि वो सो रहे होते हैं किंग हैमलेट, और उनके कान में जो है वो जहर डाल देता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डज हैमलेट कॉल वुमन डिसऑनेस्ट। हैमलेट जो है इस स्टोरी में वुमन को डिसऑनेस्ट क्यों कहता है। हैमलेट एक तो मतलब अपनी माँ को देख रहा होता है, गर्ट्रूड को, कि वो मतलब उसके फादर की डेथ हुए भी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं रहता है, और जल्दी उसने क्लॉडियस से शादी कर लेती है उनकी माँ। तो वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और वहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है, और वो क्या कहता है, इस कहानी में बताइए कि वो कैसा औरतों को, वुमन के बारे में क्या थॉट देता है अपना। तो बिकॉज दे क्यों उन्हें डिसऑनेस्ट कहता है, बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट मनी। क्या उसका ये थॉट रहता है कि वो इसलिए डिसऑनेस्ट होती हैं क्योंकि वे केवल धन के बारे में सोचती हैं। बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मेन,
क्योंकि वे, उसका थॉट ये रहता है हेमलेट का कि दे वियर मेकअप एंड डिसीव में, और लोगों को, आदमियों को धोखा देती हैं। और बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट हिज मदर, क्या वो इसलिए बुरा कहता है क्योंकि वो अपनी माँ में विश्वास नहीं करता, या बिकॉज ही बिलीव्स दैट वुमन आर इन्फीरियर टू मैन। तो किस वजह से क्या कर वो वुमन को जो है डिसऑनेस्ट बोलता है, वो बोलता है बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मेन। वो औरतों को डिसऑनेस्ट बोलता है क्योंकि वो कहता है वे वियर मेकअप वियर करती हैं और लोगों को चीट करती हैं, डिसीव करती हैं। दैट्स वाई ही कॉल्ड वुमन डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज। रोमांटिक एज किसके टाइम से शुरुआत होती है रोमांटिक एज की, या किसका एज कहा जाता है रोमांटिक एरा को? तो रोमांटिक एरा को एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या एज ऑफ ड्राइडेन। रोमांटिक एज क्या होता है? नोन एज एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका पूरा नाम क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज known as the age of worth is romantic age। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज। वर्ड्सवर्थ की जो वर्क है प्रिल्यूड, वो किस टाइप का पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल है, फिलोसफिकल है, बैलाड है, एलिजी है? तो एलिजी और बैलाड तो नहीं है, वो क्या है? फिलोसफिकल है या ऑटोबायोग्राफिकल है? तो वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज नोन एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज नोन एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे है वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिल्यूड लिखी थी वो कितनी बुक्स में था? क्या वो 12 बुक्स में था, 14 में था, 10 में था या 16 में था? तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड थी वो 14 बुक्स में डिवाइडेड थी, जबकि 12 बुक में क्या था? 12 बुक में था पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो 12 बुक में थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड जो थी वो 14 बुक्स में थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है सैमसन एगोनिस्ट जो है वो किस टाइप का प्ले है, किस टाइप का वर्क है? तो क्या ये क्लोजेट ड्रामा है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, हीरोइक ड्रामा है या फार्स है? तो सैमसन एगोनिस्ट जो है वो क्या है? एक क्लोजेट ड्रामा है। और क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा फॉर नॉट टू परफॉर्म ऑन स्टेज, मतलब वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है। क्लोजेट ड्रामा केवल क्या करना होता है? रीड करने के लिए होता है। क्लोजेट ड्रामा केवल रीड किया जाता है, ओनली फॉर रीडिंग इज नोन एज क्लोजेट ड्रामा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एज। पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम थी वो क्या थी, किससे संबंधित थी? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो ये नहीं थी। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, वेज ऑफ गॉड टू मैन को जस्टिफाई करना पैराडाइज लॉस्ट का थीम नहीं था। मैंस गोइंग टू हेल, ये भी उसकी थीम नहीं थी। सैटन्स ब्रेवरी, सैटन की ब्रेवरी को दिखाना थीम नहीं था। क्या था? मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, ये भी नहीं था। क्या था? फर्स्ट ही ऑप्शन है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन
द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या रहता है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, गॉड के वेज को जस्टिफाई करना मैन के लिए, ये रहता है उसका थीम किसका? द पैराडाइज लॉस्ट का, यानी क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं मैन्स रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाई, लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया था? मिल्टन के बारे में लाइफ ऑफ मिल्टन नाम से कोई वर्क था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? क्या वो बेन जॉनसन ने लिखा था? तो नहीं। चार्ल्स लैम्ब ने? नहीं। जॉन ड्राइडन ने? नहीं। उसे लिखा था सैमुअल जॉनसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट करेक्ट आंसर फॉर द गिवन वो क्वेश्चन। सैमुअल जॉनसन हैज़ रिटन अबाउट द लाइफ ऑफ मिल्टन एंड इन क्या है वो टाइटल की भी क्या है? लाइफ ऑफ मिल्टन ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ, पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट जो है वो जो लिखी गई थी, या कोई भी एपिक जब लिखा जाता है तो वो किससे लिखा जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है कि एपिक स्टार्टेड विथ कन्वोकेशन, इन्वोकेशन, लैमेंट, ऐसे करके आता है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट लिखी गई थी वो उसका स्टार्टिंग किससे हुआ था? लैमेंट से, यानी कि विलाप से, इन्वोकेशन से, सॉलिलॉकी से और रेफरेंस से। तो उसका स्टार्टिंग हुआ था, बिगिन हुआ था वो इन्वोकेशन से। किससे हुआ था? इन्वोकेशन से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कोई भी एपिक या तो फिर पैराडाइज लॉस्ट को एग्जांपल देके पूछा जाता है कि वो किससे स्टार्ट होता है, तो इन्वोकेशन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, लिसिडस is a poem by John Milton written in 1637 as a बैलाड के रूप में लिखा गया था, पेस्टोरल एलिजी के रूप में लिखा गया था, पर्सनल एलिजी और एपिक। तो एपिक तो ये था नहीं, बैलाड भी नहीं था और पर्सनल एलिजी भी नहीं था। लिसिडस क्या है? मिल्टन ने 1637 में लिखा था इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग who was his university friend, यानी कि उनकी मतलब अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। उन्हीं की डेथ पे एक लैमेंट में ये एलिजी लिखे थे, जो पेस्टोरल एलिजी थी, और उसे नाम दिया था इन्होंने लिसिडस, जो कि उनसे 1 ईयर जूनियर थे। ये सेकेंड ईयर थे तो उन्होंने एडमिशन लिया था इन्हीं की यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये पढ़ते थे, मिल्टन, और ये उनके क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे। तो एडवर्ड किंग की जो है कहीं डूब के मौत हो जाती है, उसी पे इन्होंने ये लिसिडस पोएम लिखा हुआ है कि उन्हीं के मेमोरी में लिखा था। तो इस पोएम को किसके रूप में जाना जाता है? पेस्टोरल एलिजी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। Lycidas is known as pastoral elegy and written by Milton in the memory of his university friend Edward King, who was his university friend. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, what is the stated subject of Paradise Lost? Paradise Lost का जो इसमें स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटेड सब्जेक्ट क्या था, थीम क्या था? The fight between good and evil, heaven's battle and Satan's tragic fall, the creation of the universe, and Adam and Eve's disobedience। तो यहाँ पे स्टेटेड जो सब्जेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या है? एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस। एडम और ईव जो है वो गॉड का डिसओबीडियंस करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं और फ्रूट का क्या करते हैं? फ्रूट को तोड़ते हैं और खा लेते हैं ईडन गार्डन का। दैट्स वाई ये स्टेटेड थीम इसमें क्या दिया है? एडम और ईव का डिसोबीडियंस इज रिलेटेड टू पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी जो है किसके सन थे? वो उनके फादर का जो है ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या करते थे? तो क्या वो मर्चेंट के थे? नहीं।
लॉयर के बेटे थे? नहीं। डॉक्टर के? नहीं। वो किसके बेटे थे? एक नॉवेलिस्ट के बेटे थे। ही वॉज द सन ऑफ अ नॉवेलिस्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न्ड हिज नेम एंड फेम वाज। गाल्सवर्दी का वो वर्क जिससे उन्हें नेम और फेम की प्राप्ति हुई, दैट इज नोन एज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोरसाइट सागा, लॉयल्टीज एंड नन। तो लॉयल्टीज भी उनका वर्क है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी उनका वर्क है और फोरसाइट सागा भी उन्हीं का वर्क है, लेकिन वर्क है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा नेम फेम किससे पाए थे? द फोरसाइट सागा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब जो उनका फोरसाइट सागा था वो ट्रायलॉजी है, और इस ट्रायलॉजी से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और इसी से उन्हें नेम एंड फेम को मिला था उन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है जस्टिस। जस्टिस इज अ प्ले बाय क्या है? गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी का एक प्ले है जो कि किस चीज़ को दर्शाता है? सोज द प्रॉब्लम ऑफ, किस चीज़ की, किस तरीके की समस्याओं को जस्टिस प्ले में दर्शाया गया है? क्या ब्रिटिश सोसाइटी, या ब्रिटिश लीगल सिस्टम, या स्कॉटिश सोसाइटी, या अमेरिकन लीगल सिस्टम? तो चूंकि ब्रिटिश जस्टिस जो है वो ब्रिटेन से के लीगल सिस्टम पे लिखा हुआ वर्क था, प्ले था। अब जस्टिस क्या था? रिलेटेड टू इंग्लिश लीगल सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 है जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। ब्रिटिश के लीगल सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें कि वो कहाँ पे कैसे जस्टिस होती है, एंड उसमें क्या दिखाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि किसको जस्टिस मिलती है, किसको मिलनी चाहिए। क्योंकि वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी जो है वो मैक्सिमम किस पे लिखे? सोशल प्रॉब्लम पे लिखे हुए हैं वर्क अपने। उनकी मोस्टली वर्क जो है वो सोशल प्रॉब्लम पे या लोगों की प्रॉब्लम पे, साधारण लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश लीगल सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, यूटोपियन। यूटोपिया मतलब होता है काल्पनिक। यूटोपिया मतलब होता है काल्पनिक। तो यूटोपियन मतलब काल्पनिक लोग या काल्पनिक दृश्य या अव्यवहारिक, यानी कि जो रियल ना हो, विदाउट मतलब रियल से परे। तो वहाँ वो क्या हो जाएगा? वीक स्पॉट, टॉप प्रायोरिटी, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ? नहीं। रियल नहीं हो यानी कि आइडियलिस्टिक हो, इमेजिनेटिंग हो, या काल्पनिक हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट मीनिंग होगा। यूटोपियन मीन्स आइडियलिस्टिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, वाइड ऑफ द मार्क मीन्स, ये फ्रेज है, इडियम फ्रेजेस से लिए हुए आगे क्वेश्चन है। वाइड ऑफ द मार्क मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ वाइड ऑफ द मार्क? इनएक्यूरेट, इनएक्यूजिटिव, इनएक्सपेंसिव, या ब्राइटन? तो वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है इनएक्यूरेट, मतलब कि जो कि एक्यूरेट ना हो, निश्चित ना हो, दैट इज नोन एज वाइड ऑफ द मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइड ऑफ द मार्क मीन्स इनएक्यूरेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अ सब्सटेंस इजिली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक ऐसा पदार्थ जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या किया जा सकता है? वाष्प किया जा सकता है, वाष्पशील हो सकता है। वाष्पशील मतलब कि वो भाप के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्टीडफास्ट, इंड्यूरिंग, डेफिनिट मतलब तो निश्चित होता है। तो ये तो इसका तो कोई वो ही नहीं बनता कि ये मीनिंग देगा। तो इसके लिए वन वर्ड होता है वोलेटाइल, यानी कि वाष्पशील। वोलेटाइल मतलब हो जाएगा वाष्पशील, यानी जो आसानी से क्या हो, वाष्प बन के उड़ जाए, दैट इज नोन एज वोलेटाइल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज।
एक ऐसी वस्तु जो कि बहुत लंबे समय तक यूज़ में ना आए, या मतलब कह सकते हैं कि अप्रचलित हो चुकी हो, अप्रचलित, या कह सकते हैं कि कैन नॉट बी, इज़ नॉट यूज इन प्रेजेंट टाइम, तो दैट इज़ नोन एज ऑब्सिलेट। जिसका कि प्रेजेंट में, वर्तमान में यूज ना हो या उसका प्रचलन ना हो, दैट इज़ नोन एज ऑब्सिलेट, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। जैसे रेगिस्तान में कोई ऐसा जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पाया जाता हो और वहाँ पे वो ज़मीन क्या हो, उपजाऊ हो, उपजाऊ हो, तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, ओएसिस। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज बरियल ग्राउंड। जहाँ पे डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, वो एक लार्ज एरिया जो कि फिक्स्ड होता है कि यहाँ पे डेड बॉडी दफनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं, एमिसरी बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, या सीमेट्री बोलते हैं। तो ये भी सिमेट्री है और ये भी सिमेट्री, ए भी सिमेट्री और बी भी, लेकिन ये जो है स्पेलिंग उसकी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसके लिए परफेक्ट आंसर, CEMETRY, सिमेट्री मीन्स लार्ज बरियल ग्राउंड। तो आज यहाँ पे सेशन समाप्त करते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगे और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द रिलेटेड सब्जेक्ट इंग्लिश एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन फॉर TGT राइटर एंड movement of English literature and literature, history of English literature and figure of speech and literary terms. So धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन लाते हैं इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करके।